Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमें पता है हमारे जियो साइंटिस्ट 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, ठीक है, क्या किन किन चीज़ों का आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना है, ठीक है, क्या सिलेबस रहेगा आपका, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो हम इसके बारे में सब कुछ आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे टोटल नंबर पोस्ट या वैकेंसीज कितनी आई है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो जियो केमिस्ट होता है, केमिस्ट के लिए आपकी आई है टोटल 19 पोस्ट, ठीक है। 19 पोस्ट ये आपकी दो कैटेगरी में, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में आपकी कौन सी पोस्ट होती है? पोस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसमें आपके टोटल 19 पोस्ट है, ठीक है। और जो आपकी ये 19 पोस्ट है, इनमें से आपकी जो 2 पोस्ट है, 2 वैकेंसीज वो आपकी किसके लिए रिजर्व है? वो आपकी है, एक आपकी हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर किसी की डिसेबिलिटी है ये हार्ड ऑफ हियरिंग, तो एक उनके लिए, और एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पैलेसी ये डिसेबिलिटी है, उनके लिए आपकी ये 2 पोस्टें क्या है? रिजर्व है, ठीक है। और एक आपकी है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 आपकी किसके लिए है? पोस्ट इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इसमें आपकी केमिस्ट जो केमिकल की जो पोस्ट है, इसमें साइंटिस्ट बी की ग्रुप ए की पोस्ट है, ये आपकी कितनी है? ये आपकी केवल एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी पोस्ट। अब हम देखते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कि ये आपका एग्ज़ाम होता किस टाइप से है, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें ये मेनली आपका 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम मेनली आपका 3 स्टेजेस में होता है। जो आपकी पहली स्टेज होती है, पहले स्टेज में आपका होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। इसमें आपके टोटल 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो फिर आता है आपका मेंस, ठीक है। मेंस में आपके टोटल 3 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको भी क्वालिफाई करते हो तब आप स्टेज 3 पे जाते हो। स्टेज 3 में आपका क्या होता है? वहाँ पे आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? कैंडिडेट विल फर्स्ट टेक द कंबाइंड जियो केमिस्ट्री प्रीलिमिनरी स्टेज 1 एग्जामिनेशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो जो आपका ये प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, ये आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। जो आपके दोनों एग्जाम होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है। तो इनका ये किस हिसाब से होते हैं? जो आपका पहला पेपर होता है वो आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, ठीक है। 2 आवर का एग्जाम होता है और टोटल मार्क्स होते हैं 100, ठीक है। और जो सेकंड एग्जाम होता है ये आपका एक ही दिन होते हैं, ये दोनों एग्जाम आपके एक ही दिन होते हैं। ये भी आपका 2 आवर्स का एग्जाम होता है और ये टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी क्या आती है? इसमें आपकी केमिस्ट्री आती है सिर्फ। तो टोटल मिला के जो ये आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होते हैं, ये प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका टोटल 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे देयर विल बी पेनल्टी और नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3। देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर आंसर टू एवरी क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया आपके 4 ऑप्शन आएंगे। फॉर ईच क्वेश्चन for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/3 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty, ठीक है। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। और अगर आप, ये तो आपकी नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप कोई किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करोगे, उसको लेफ्ट कर दोगे, तो वहाँ पे आपको ना तो आपको कोई मार्क्स दिए जाएंगे, ना आपका कोई भी मार्क काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है इसमें आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या होता है? अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, ठीक है, आपने ये एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपकी एक कट ऑफ आती है, ठीक है। वहाँ से अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे जाते हो। अगर वहीं आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको क्वालिफाई कर देते हो तब आप सेकंड स्टेज पे जाते हो, जो कि आपका होता है मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है। उसके लिए द कमीशन विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड
for combined geoscientist main exam based on the criteria of minimum qualifying marks in general studies paper and geoscientist stream specific paper 2 of preliminary examination। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो जनरल स्टडी का जो ये पहला पेपर हुआ और ये केमिस्ट्री का सेकंड पेपर हुआ, इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर आप करोगे और मिनिमम कट ऑफ को भी क्वालिफाई करोगे तो आप सेकंड स्टेज में जाओगे, जो आपकी होगी मेंस। ठीक है, तो मेंस आपका किस टाइप में होता है? मेंस में आपके 3 एग्जाम होते हैं। तीनों एग्जाम आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आपके केमिस्ट्री के होते हैं। तीनों आपके 3 आवर्स के होते हैं और तीनों आपके 200 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल आपका मेंस होता है 600 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये जो आपका मेंस होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। मतलब आपको यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता ना ही, तो यहाँ पे ये आपके 3 एग्जाम होते हैं और आपको तीनों एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, if any candidate fail to appear in any one or more or above paper meant for stage 2 main examination for selection to the post of geologist, geophysicist and chemist and scientist B and part of main exam and by shall not be evaluated and counted for any purpose। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये रहा जियोफिजिक्स, देयर कैंडिडेट शैल स्टैंड रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आप किसी एक में भी फेल होते हो, ठीक है, तो आप ये वहीं से क्या कर दिए जाओगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, वहीं से आप क्या कर दिए जाओगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, आपको इन तीनों एग्जाम को क्वालिफाई करना। अब इसमें टोटल आपके कितने क्रेडिट विल बी गिवन ऑर्डरली इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट, ये ठीक है। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू यूज नॉन प्रोग्रामेबल टाइप पॉकेट कैलकुलेटर, यानी कि जो आपका सिंपल कैलकुलेटर होता है यहाँ पे आप अपना सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट शुड नोट दैट इफ एनी इररिलेवेंट मैटर सिग्नेचर्स मार्क्स एक्सेट्रा आर फाउंड रिटन इन द आंसर स्क्रिप्ट विच वुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी आंसर। अगर आप यहाँ पे जैसे कि कुछ क्या करते हैं कि नहीं आ रहा, क्या करते हैं, ओम बना दिया, स्वास्तिक बना दिया। ठीक है, कुछ इस टाइप से बना देते हैं, ओम बना, या कुछ भी उन्होंने अगर आपने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखा है, ठीक है, जस्ट टाइम पास करे, भाई खुद तो पास हो नहीं रहे, अब भगवान ही पास करा दे, कुछ ये भी सोच लेते हैं। ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी अगर आप लिखते हो तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आपको पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा, विच वुड नॉट रिलेटेड टू एनी आंसर, जो आपके मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, would be having the potential to disclose the candidate identity, the commission will impose a penalty of deduction of marks। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो आपके ऊपर वहाँ से पेनल्टी लग सकती है। आपके वहाँ से जो कुछ मार्क्स आने थे तो उनमें से भी कुछ ना कुछ डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी इररिलेवेंट अपनी शीट पे बिल्कुल भी नहीं लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं इस टाइम, तो लास्ट डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी आपकी 11 अक्टूबर टिल 18 आवर। ठीक है, तब तक आपको अपना फॉर्म क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, उससे मतलब लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, उससे पहले ही सबमिट कर देना। एंड द एप्लीकेशन कैन विड्रॉ फ्रॉम दिस। हाँ, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि मान लो आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना, ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ की डेट क्या है, 19/10/2022 टू 25/10/2022। तब तक आप अपना क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। और जो आपका प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम होगा वो 19 फ़रवरी को होगा, 19 फ़रवरी 2023 को। ठीक है, और अगर आप प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करते हो तो जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका कब होगा, 24 और 25 जून 2023 को आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम है बीच में, तो अभी तो अपने प्रीलिमिनरी की तैयारी करते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप उसके बाद मेंस दे सकते हो।
नेक्स्ट क्या आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर्स। ये आपको सेंटर्स दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको किसके लिए, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम के लिए जो आपके सेंटर्स होंगे वो ये होंगे, और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा ये आपका किसके लिए है, ये आपके मेंस के लिए, ठीक है। जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपके सेंटर्स ये होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या, एक तो कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, ठीक है। रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आए हैं, ठीक है, तो वो इस एग्ज़ाम को देने में एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब है भाई, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। मेन तो ये छोटी सी बात थी। उसके बाद आती है आपकी एज लिमिट। एज लिमिट में आपका यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो है 21, ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो है 32, ठीक है। यहाँ पे डेट भी दे रखी है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, किस किस के बीच में है, 2 जनवरी 1991 टू 1 जनवरी 2002, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दोनों के लिए सेम है। जो आपकी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दो टाइप की पोस्ट थी ना, तो दोनों के लिए आपकी एज लिमिट सेम है, आपका इन्हीं के बीच में होना चाहिए, तब आपकी एज इसके लिए सही है, ठीक है। उसके बाद अब ये तो आगे एज, लेकिन इस एज में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया कुछ लोगों को, ठीक है। जैसे कि द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 7 ईयर्स, किसके लिए 7 ईयर, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई जो एक कॉलम 1 में दिए हुए हों, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में अगर कोई पहले से काम कर रहा है, तो उनके लिए अगर वो इस कॉलम 2 वाले के लिए जो ये पोस्ट है इनके लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको 7 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब अबव विल बी फर्दर, इनको और भी रिलैक्सेशन दी हुई है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इफ अ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर कोई कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन और दी जाए, मतलब जो वो आपकी एज लिमिट थी ना उसमें आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिल सकती है। अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, और अदर बैकवर्ड क्लासेस से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। अप टू अ मैक्सिमम 3 ईयर इन द केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री, अगर आप डिफेंस में हो, ठीक है, वहाँ पे तो आपको 3 ईयर की क्या मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। अप टू 5 ईयर इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर एंड ECO SSO जो ये होंगे तो इनमें आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड अप टू मैक्सिमम 5 ईयर इन केस ऑफ ECO SSCOs हु हैव कंप्लीटेड एन इनिशियल पीरियड ऑफ असाइनमेंट ऑफ 5 ईयर मिलिट्री सर्विस, जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से पहले तक अपनी 5 ईयर की मिलिट्री सर्विस कर लिया है, तो उनको क्या मिलेगा, 5 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन उनको भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ आपको यहाँ देखने की, यहाँ हाँ, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स इन द केस ऑफ ब्लाइंड डेफ म्यूट, अगर आपको ये सब डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको 10 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन इसमें मिल सकती है। यहाँ पे आपको ये देखेंगे, कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस हु आर आल्सो कवर्ड अंडर एनी अदर क्लॉजेस ऑफ पैरा 3 अबव दोज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब अगर आप उन कास्ट से बिलोंग कर रहे हो और आपके पास एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both the category, यानी दोनों कैटेगरीज के अंदर जो जो रिलैक्सेशन मिल रही है तो आपको दोनों मिलेंगी, ठीक है। यानी कि आप किसी कास्ट को बिलोंग कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या कोई अदर बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो रिलैक्सेशन मिलनी है, साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन को और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनको जो रिलैक्सेशन मिलनी है तो आपको दोनों कंबाइन हो मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपके मेन यही था, बाकी आप और चीज़ें ये यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है,
एमएससी इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए या एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री हो और एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री हो फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी एक दो चीज़ें नोट करने की है। मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन मीन्स द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर। या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो 2 साल की, या आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है 2 साल का, तब भी आप ईयर ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्पेक्टिव वेदर बी इन, तो भी आप इस फॉर्म को मतलब तब भी आप इस पोस्ट के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे एक नोट ये भी दे रखा है कि मान लो आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है, मास्टर्स के आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। मतलब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, क्या वुड बी डीम टू, जो आपका अगर आप इसको क्वालिफाई कर देते हो, मान लो आपका रिजल्ट नहीं आया लेकिन आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, तो जो आपका इसमें एडमिशन होगा वो डीम टू बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू बी कैंसिलेशन। ठीक है, वो आपका इसमें प्रोविजनल होगा और वो कैंसिल हो सकता है। कब कैंसिल हो सकता है? इफ़ they do not produce proof of having passed the requested qualification examination along with the detailed application form which will be required to be submitted to the candidate who qualify the result of main exam। ठीक है, तो अगर आप जो आपने एग्ज़ाम दे रखे आप अगर उनको क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर आप किसी कारणवश उनको अपने क्वालिफाई का प्रूफ नहीं दे पाते, तो वो आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं, आप मास्टर्स में हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, who is otherwise qualified but who possesses a master degree from foreign university approved by government may also be admitted। अगर आपने अपनी मास्टर किसी फॉरेन कंट्री से की है, ठीक है, लेकिन और आपकी यूनिवर्सिटी को अप्रूव किया हुआ गवर्नमेंट ने, तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए मतलब इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इन एक्सेप्शनल केसेस ये तो ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, आपको फिजिकल फिट तो वैसे भी रहना चाहिए ना, तो ठीक है, ये आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर SC, ST, OBC, EWS and PWBD ex servicemen must ensure that they are entitled to such reservation or relaxation as per eligibility prescribed in rules। ठीक है, अगर आप वो रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उनके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरा आपके पास जो भी उस कैटेगरी या उस रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास OBC सर्टिफिकेट होगा, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दे शुड आल्सो इन पोजेशन ऑफ ऑल द रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। ठीक है, तो वो आप अगर रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। द EWS कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर कंबाइंड जियो केमिस्ट एग्जामिनेशन 2023 मस्ट प्रोड्यूस एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022। जो आपका 2021 to 2022 फाइनेंशियल ईयर है, तो उसका आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले तक आपके पास जो आपका फाइनेंशियल ईयर था उसका इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है EWS कैंडिडेट के लिए। द OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर CGSC 2023 मस्ट प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ ध्यान रखेंगे। हाँ, प्रोवाइडेड फर्दर
that the person with benchmark disabilities shall also require to meet special eligibility criteria in term of physical requirement। कुछ physical requirement और function classification के term में जो person with benchmark disabilities है उनको ये जो मतलब एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके लिए, उनको ये भी क्या करना पड़ेगा, ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो आपने ये देख सकते हो, केमिस्ट के लिए आपका ये रहा, ठीक है। तो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट में ये सब भी होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन ये फीस यहाँ पे बोला हुआ कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फी, ठीक है। इन सब को फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो और बाकी कैंडिडेट बचे उनके लिए आपकी 200 फीस रहेगी उनके लिए आपकी क्या रहेगी, 200 फीस रहेगी। आप उसको ये आपके पेमेंट मेथड दे रखे हैं, इन सब से भी पे कर सकते हो और आप पे बाय कैश भी कर सकते हो, ठीक है। किसमें, SBI ब्रांच में। SBI ब्रांच में आप पे बाय कैश भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे नोट करेंगे ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। यानी कि जो आप फीमेल्स, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट होंगी और शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करेंगे और शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करेंगे उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नो फी exemption is however available to OBC EWS candidate and they are required to pay the prescribed fee। जो OBC और EWS कैंडिडेट्स होंगे उनको फुल फी पे करने, यानी उनके लिए कोई रिलैक्सेशन फी में नहीं होगा, ठीक है। जो OBC और EWS कैंडिडेट होंगे उन्हें फ़ी क्या करनी पड़ेगी, उन्हें फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन फीमेल SC और ST कैटेगरी को फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपका ये ऑफिशियल लिंक दे रखा है, ठीक है। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म आएगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको वहाँ से जो भी अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ी लग रही है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देके वहाँ से अपना फॉर्म क्या कर देना, सबमिट कर देना। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं नोट करने की, जैसे कि ऑल कैंडिडेट वेदर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, इन गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन और इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन डायरेक्ट टू द कमीशन, ठीक है। पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस whether in permanent or temporary capacity or as work charged employee other than casual or daily rated employee or other servant under public apply to examination candidate should not however required to inform writing their head office department that they have applied for the examination। यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में हो, ठीक है, आपको अपने हेड को रिटर्न में देना पड़ेगा कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद नोट क्या किया, वाइल फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट द सिटी ऑफ चॉइस, ठीक है। हर चॉइस फॉर द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। आप जो भी सेंटर चूज़ कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से चूज़ किया, बस यही बात लिखी है यहाँ पे। तो द सुटेबल प्रोविजन फॉर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ सेक्यूरिटी ब्लाइंड कैंडिडेट द इनकम्प्लीट डिफेक्ट एप्लीकेशन सेल्फ। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको ये इंश्योर करना है कि, ठीक है, हाँ, एक तो ये आपको कोई भी हार्ड कॉपी वहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, उसको सबमिट कर दिया, बस वो एनफ है। उसके बाद आपको कोई भी हार्ड कॉपी वहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप ये इंश्योर करोगे कि जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है आप उन सब को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है।
प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस और पर्सनल टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजन सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी इफ ऑन वेरिफिकेशन। आपका कब होगा? जब आप प्रीलिमिनरी दे दोगे, प्री को क्लियर कर दोगे, फिर मेंस होगा आपका, मेंस को क्वालिफाई कर दोगे, उसके बाद आपके क्या होगे? वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर वहाँ पे आप किसी भी जगह पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वहीं से आपको क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इंश्योर करना है कि अगर आप मान लो आपके पास मतलब कास्ट में आप ओबीसी डाल रहे हो, तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस कैटेगरी में अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अब आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपके पास एक फ़ोटो आईडी होनी ज़रूरी है। फ़ोटो आईडी क्या क्या हो सकती है? आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और कोई भी अदर फ़ोटो आईडी जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की हुई हो। ठीक है, आपको उसकी जो फ़ोटो आईडी होगी उसकी डिटेल को वहाँ फॉर्म में फिल करना है। ठीक है, उसको स्कैन करके उसकी एक फ़ोटो भी वहाँ पे अटैच करनी है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप अपनी उस फ़ोटो आईडी को अपने साथ लेके जाओगे। ठीक है, आप अपनी उस फ़ोटो आईडी को अपने साथ लेके जाओगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप रेडी द स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द सबमिशन टू द कमीशन अलोंग विद द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सून आफ्टर द डिक्लेरेशन रिजल्ट। अगर आपका मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपने उसको क्वालिफाई कर दिया, तो आपको जो ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपना वहाँ पे क्या करना है? अपना तैयार रखना। ठीक है, उसके बाद immediately after the declaration of result of the mains exam, successful candidate will be intimated by the commission electronically and they shall be asked to submit detailed application form। आपको जब आपका एग्ज़ाम, अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो गया तो आपको तब आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, ऑनलाइन होगा विद स्कैन कॉपीज ऑफ। और ये जो आपके ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, इन डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड करनी है। ओरिजिनल विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं, वहाँ पे इनको वेरीफाई किया जाएगा। इंटरव्यू लेटर टू बी कैंडिडेट विल आल्सो इशूड। और जो आपका इंटरव्यू लेटर होगा वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली ही आपके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिशन सर्टिफिकेट 3 weeks बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो आपका एग्जामिनेशन होना उससे आपके 3 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एग्जाम से आपका 3 हफ्ते पहले आपका क्या आएगा? एडमिट कार्ड आएगा। और वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको ऑफिशियल साइट पे ही मिलेगा, वहाँ से आपको वो क्या करना है? डाउनलोड करना है। इफ़ कैंडिडेट डजंट रिसीव हिज और हर एडमिशन सर्टिफिकेट और एनी अदर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग हिज और हर कैंडिडेट for the examination 3 weeks before the commencement of exam, he should at once contact the commission। अगर आपको बाई चांस आपका एडमिट कार्ड 3 हफ्ते पहले नहीं मिलता है तो आपको कमीशन से क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, तो इनके थ्रू आप कमीशंस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि आपकी पेनल्टी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस चीज़ का आपको क्या करना है? ध्यान रखना। ठीक है, जो भी आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा, प्री में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके में आपको ध्यान रखना है कि आपकी वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद है द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल आईडी गिवन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर वैलिड एंड एक्टिव एज अ कमीशन में यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाइल कॉन्टैक्टिंग दैम एट डिफरेंट स्टेज। अगर कमीशन आपको मतलब कॉन्टैक्ट करेगा तो आपको केवल आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ही करेगा। तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को ध्यान से चेक करना कि आपने सही ईमेल आईडी दिया ना।
ठीक है, क्योंकि आपसे जो भी कांटेक्ट होंगे आपके ईमेल के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑल कम्युनिकेशन, हाँ अगर आपको बाय चांस आपको कमीशन से मतलब कांटेक्ट करना है तो वहाँ पे आपको अगर लेटर लिखना है, ठीक है, आपको उनसे कांटेक्ट करना है, तो आपकी जो ये सब चीज़ें हैं ना, आपका नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर अगर आपको रिसीव हो गया, नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल एंड इन ब्लॉक लेटर्स, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन एंड वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी, तो ये सब आपको उसमें क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब अगर आप ये सब मेंशन नहीं करोगे तो जो आपका लेटर होगा वो क्या कर दिया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो नेगलेक्ट कर मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा अगर ये सब आप उस पर मेंशन नहीं करते हो तो। ठीक है, चलो, as per the decision taken by the government for increasing across the unemployment to the job opportunity, the commission will publicly disclose the score of the candidate। हाँ, जो आपका obtain in the written एग्जाम होगा यानी जो मेंस होगा और जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का स्कोर आपका क्या करेगा, पब्लिश किया जाएगा। लेकिन पब्लिश किनका किया जाएगा, जिन्होंने उसको क्वालिफाई किया। ठीक है, द डिस्क्लोजर विल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अपीयर इन द इंटरव्यू। ठीक है, जो इंटरव्यू में अपीयर होंगे केवल उन्हीं के मार्क्स को हमें पब्लिश किया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ उसके बाद लास्ट आता है आपका सिलेबस। अब इसके लिए जो आपका सिलेबस होगा, सिलेबस आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो प्री होगा, प्री के लिए अलग से सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, और मेंस के लिए आपको अलग से सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप अपना सिलेबस नोट कर सकते हो। तो ये आपका टोटल रहेगा जियो साइंटिस्ट 2023 के लिए। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व कर पाए। ओके, बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।